ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और इस चैप्टर में हम लोग लघु बीजाणुधानी के बारे में आज पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए आप सभी, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। देखिए, जो लघु बीजाणुधानी होता है ये मुख्य रूप से हम लोग के नर जनन अंग के बारे में बात कर रहे हैं। नर जनन अंग, पुष्प में नर जनन अंग, यानी लघु बीजाणुधानी नर जनन अंग का हिस्सा है। पहला नंबर, लघु बीजाणुधानी नर जनन अंग का हिस्सा है। तो ये पहला चीज। दूसरा चीज, ये कहां होता है? तो पराग कोश के अंदर होता है। पराग कोश में, जो पराग कोश है, प्रत्येक पराग कोश में दो दो पाली होते हैं। प्रत्येक परागकश के दो पाली, दोनों पाली में दो दो कोष्ठ होते हैं, यानी टोटल हो गए 4, यानी चतुष्कोणीय होता है परागकोश। और चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी मौजूद होता है। लिखते जाइएगा हर एक चीज। पहला नंबर, लघु बीजाणुधानी नर जनन अंग का हिस्सा है पुष्प में, और यह पराग कोश के दोनों पाली में पाया जाता है। तो पराग कोश में दो पाली होते हैं और दोनों पाली में दो दो कोष्ठ होते हैं। जैसे देखिए, ये एक पाली ये हो गया, एक पाली ये हो गया। इस पाली में दो कोष्ठ, एक कोष्ठ ये, एक कोष्ठ ये। फिर ये इस पाली में भी दो कोष्ठ, एक कोष्ठ ये, एक कोष्ठ ये। तो अब देखिए, ये जो हिस्से हैं ये आपको लघु बीजाणुधानी का हिस्सा है, जिसमें चारों कोष्ठों में 4 लघु बीजाणुधानी हो गए। और चारों लघु बीजाणुधानी जो है, इसके अंदर ये छोटे छोटे, देखिए क्या है? परागकण है। क्या है? परागकण। तो ध्यान रखिएगा, लघु बीजाणुधानी के भीतर परागकण मौजूद होता है। लघु बीजाणुधानी के बारे में 2-3 चीजें। पहला चीज, ये नर जनन अंग का हिस्सा है, पुष्प में नर जनन अंग का हिस्सा है। दूसरा चीज, ये पराग कोश के भीतर पाया जाता है। तीसरा चीज कि ये पराग कोश जो चतुष्कोणीय है, मतलब 4 कोने हैं, उन चारों कोने में प्रत्येक कोने पर होता है, यानी चतुष्कोणीय में चारों कोनों पर ये हो गया। और देखिए अगला नंबर, इस लघु बीजाणुधानी के भीतर परागकण होता है। इसके भीतर परागकण होता है। ठीक है, ये सारा चीज आप नोट करते जाइएगा। लघु बीजाणुधानी नर जनन का हिस्सा है। यह परागकोश के भीतर होता है। परागकोश आपको पता है कि 2 पाली होते हैं, दोनों पाली के 2-2 कोण, यानी चतुष्कोणीय होता है। तो चतुष्कोणीय में चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी होता है। इसके भीतर परागकण होते हैं जो जनन कोशिका के रूप में भूमिका निभाते हैं। अब देखिए एक चीज और, इसकी संरचना अगर पूछते तो लगभग बेलनाकार होती है। बेलनाकार संरचना होती है। ये सारा चीज आप नोट कर लीजिए। नर जनन का हिस्सा है लघु बीजाणुधानी पुष्प में, यानी ये पुंकेसर जो हम बताए थे उसका हिस्सा है, जो पराग कोश के भीतर पाया जाता है। और पराग कोश आपको पता है कि 2 पाली में होते हैं और दोनों पाली के 2-2 कोण होते हैं। तो दोनों कोण मतलब चतुष्कोणीय, तो चतुष्कोणीय में चारों कोनों पर लघु बीजाणु होता है। देखिए चारों कोनों पर लघु बीजाणु, इसके भीतर परागकण होंगे। देखिए तो इसके भीतर परागकण है और यह बेलनाकार संरचना, लगभग ये बेलनाकार संरचना होती है। इसको नोट कर लीजिए आप। आगे देखिए, अब लघु बीजाणुधानी को देखते हैं कि इसकी संरचना है वो कैसे है। देखिए, लघु बीजाणुधानी के कुल 4 परत होते हैं। ये 4 परतों से मिलकर बना होता है। जो सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी, उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। जो दूसरी परत है, मतलब एपिडर्मिस के बाद वाला, उसको एंडोथेसियम कहते हैं। एंडोथेसियम। और तीसरा जो परत है उसको हम मध्य परत बोलते हैं। मध्य परत। और चौथे को हम टेपिटम कहते हैं।
टेपिटम कहते हैं। अब देखिए सबसे अंदर का परत ये है, सबसे बाहर का परत एपिडर्मिस है। ध्यान रखिएगा, लघु बीजाणुधानी का सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस और सबसे अंदर का परत टेपिटम। यानी ये क्या है, सबसे बाहर का परत, बाहरी परत है, ये बाहरी परत है। ये लिखते जाइएगा, जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं लिखते जाइए। और ये सबसे भीतरी है, सबसे आंतरिक, आंतरिक परत है। अब देखिए टेपिटम सबसे आंतरिक हो गया, एपिडर्मिस सबसे बाहरी हो गया। देखिए ये तीनों का जो काम है, ये यानी एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मध्यपथ, इनका जो काम है पहला नंबर ये संरक्षण का कार्य करते हैं। यानी ये पहला नंबर संरक्षण का काम करेंगे, परागकण के संरक्षण का काम करेंगे, संरक्षण का काम इनका कार्य अगर आ जाए तो पहला संरक्षण का। दूसरा चीज क्या करते हैं कि जब पराग कोष में प्रस्फुटन होता है तो प्रस्फुटन में मदद करके परागकण को मुक्त करते हैं। पराग कोष के प्रस्फुटन में मदद करके पराग कोष के प्रस्फुटन में मदद करके परागकण को मुक्त करते हैं। ये तीनों काम हो गया। अब रह गया टेपिटम। टेपिटम का जो कार्य है पहला नंबर ये सबसे आंतरिक परत है, टेपिटम सबसे आंतरिक परत है। और यह टेपिटम में खास करके ये विकासशील परागकणों को ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। जो विकास कर रहे होते परागकण है उसको ये पोषण प्रदान करता है। यानी पहला नंबर ये विकासशील परागकणों को विकासशील परागकणों को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। पहला चीज। दूसरा जो चीज है वो क्या है, तो दूसरा चीज ये है कि ये काम क्या करते हैं कि टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं इसमें जीव द्रव्य भरी हुई होती है काफी मात्रा में, इसलिए जीव द्रव्य भरी हुई होती है और इसमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं। तो पराग इसमें टेपिटम की कोशिका जीव द्रव्य से भरी होती है। एक से अधिक इसमें केंद्रक होते हैं। यानी ये टेपिटम की कोशिका बहुकेंद्रकीय होती है, यानी एक से अधिक केंद्रक वाली होती है, बहुकेंद्रकीय होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। एपिडर्मिस सबसे बाहर का परत, एंडोथेसियम उसके बाद का, मध्य परत उसके बाद का और सबसे अंदर का टेपिटम है। लघु बीजाणुधानी का सबसे आंतरिक परत टेपिटम है। सबसे आंतरिक परत है, विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। टेपिटम की कोशिका में जीव द्रव्य भरा रहता है और इसमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं। ये क्या काम करता है, ये तीनों, ये इसमें सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। तीनों का काम है संरक्षण का। और ये पराग कोश का जब प्रस्फुटन होता है तो उसमें मदद करके ये पराग कणों को मुक्त करते हैं, ये तीनों। तो ये हो गया आपको लघु बीजाणुधानी का। ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे ही लिखते जाइएगा। देखिए हम बताए ना, एंडोथीसियम, इसको एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत है, ये सबसे बाहरी परत। उसके बाद का परत है एंडोथीसियम, उसके बाद का परत है मध्य परत और सबसे आंतरिक है टेपिटम। देखिए ये सबसे आंतरिक परत है टेपिटम। और यहां पर मौजूद है क्या, परागकण मौजूद है ना। ये चारों कोनों पर परागकण, चारों कोनों पर जो लघु बीजाणुधानी है सब में परागकण मौजूद है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप बना लीजिएगा। ये लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी, ये बना लीजिएगा, ठीक है।
और हम बता दिए हैं लघु बीजाणुधानी क्या है, नर जनन अंग का हिस्सा है, परागकोश के भीतर पाया जाता है। परागकोश दो पाली में होते हैं, दोनों पाली के दो कोण होते हैं, दो कोण होते हैं, यानी चतुष्कोणीय भागों में चारों कोणों पर पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, परागकण होता है। इस सब के बारे में मैंने बता दिया है। इसमें कितने परत होते हैं, ये चारों परत के बारे में मैंने बता दिया, इसको मैंने समझा दिया है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए एक बात, जब एक परागकोश जब अपरिपक्व होता है, तो जब परागकोश अपरिपक्व होता है तो उसमें मौजूद एक जैसी संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, लिख लीजिए, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तो उसमें एक जैसी संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है बीजाणुजन ऊतक क्या है, तो लिख सकते हैं कि जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तो उसमें एक जैसी संरचना वाली जो कोशिकाओं के समूह है उसको बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, जो लघु बीजाणुधानी के केंद्र में होता है, ऊतक कहते हैं। यह कहां होता है, जो लघु बीजाणुधानी के केंद्र में होता है, इसको नोट कर लीजिए। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तो उसमें एक जैसी संरचना वाली जो कोशिकाएं पाई जाती है उसके समूह को क्या कहते हैं, बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। और यह बीजाणुधानी के केंद्र में होता है, यानी बीजाणुजन ऊतक कहां होते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखिए अगला जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे बीजाणुजन के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।